चैप्टर 1 का टॉपिक है फ्लो चार्ट्स, ठीक है। उसका पार्ट 2 भी करेंगे। अच्छा, फ्लो चार्ट के जो है वो क्या फ़ायदे होते हैं। फ्लो चार्ट जो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की, ठीक है। जो एल्गोरिथम हमने स्टेप्स लिखे होते हैं उसी को जब हम एक डायग्राम की शक्ल में बनाते हैं, ठीक है, यानी तस्वीरी शक्ल में, तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट जो है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे ये है कि हम जो एक एल्गोरिदम है उसका जो मेन मकसद है, ठीक है, मेन जो उसका काम है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से जो है इसके ज़रिए हम ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है, यानी ज़्यादा बेहतर तरीके से। फ्लो चार्ट को पढ़ने से हमें जो है वो थोड़े ये है कि पढ़ने पढ़ने से हमें आसानी से ज़रा प्रॉब्लम की समझ आई थी है कि क्या हमने कहाँ पे डिसीजन लेना है, कहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ पे इनपुट है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये एल्गोरिथम को जो है वो हम फ्लो चार्ट बनाने से जो है वो क्या करते हैं कि बेहतर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा एडवांटेज वो ये है कि जो फ़्लो चार्ट है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है, ठीक है। यानी कि वो भी क्या है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले जो उसकी डिज़ाइन बनाई जाती है तो उनमें से एक डिज़ाइन जो है वो फ़्लो चार्ट भी है, ठीक है। तो जब हम सॉफ्टवेयर पूरा बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करनी है, यानी कि वो बन चुका है, उसको उसमें बाद में कोई चेंजेस करनी है, ठीक है, कोई चीज़ निकालनी है, कोई नई डालनी है, ठीक है, जो भी चेंजेस वगैरह करनी है, तो वो चेंजेस वगैरह करने के लिए जो है क्या है कि फ़्लो चार्ट हमें फ़ायदा देगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि फ़्लो चार्ट जब हमारे पास पड़ा होगा तो हम उसको पढ़ के तो जो भी जिस स्टेप में जाके चेंजिंग करनी है वहाँ से उसको समझ के तो उसमें प्रोग्राम में आसानी से जो है चेंजिंग कर सकते हैं, यानी उससे हमें फ़ायदा होता है, ठीक है, हेल्प मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट है ये जो फ़्लो चार्ट होता है ये क्या है कि प्रोग्राम को बनाने में हमें गाइडेंस देता है, ठीक है, हमारी मदद करता है। यानी प्रोग्राम में पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, ठीक है, उसको बनाने के लिए, फिर उसके बाद कौन सा काम करना है, तो ये इस चीज़ में हमें गाइडेंस मिलती है। तो जब हम एक फ़्लो चार्ट बना लेते हैं तो फिर जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर यानी वो आदमी जो कि प्रोग्राम बनाता है, वो बेहतर तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो उसके ऊपर जो है वो एफर्ट कर सकता है, ठीक है, उसके ऊपर अपना काम जो है बेहतर तरीके से फिर वो कर सकेगा। अच्छा, तो फ्लो चार्ट की मदद से क्या है कि हम जब यानी कि सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें हमारा जो प्रॉब्लम जिसको हम बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से यानी कि हम फिर बना सकेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद चौथा स्टेप है इसका कि डीबगिंग में फ़्लो चार्ट जो है मदद करता है। डीबगिंग का मतलब होता है गलतियों को निकालना, ठीक है। तो जब प्रोग्राम को बनाते हुए एरर्स हमें मिल रहे होंगे, ठीक है, तो उसके उसके जो जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसका फ़्लो चार्ट देखेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम वो वाले स्टेप्स को यानी कि स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ें की ख़राबी हमने फ़्लो चार्ट में डाली थी तो उसकी वजह से आगे एरर हुए हैं, तो वहाँ से हम जो है उन चीज़ों को ठीक कर देंगे। इससे ये होगा कि जो एरर्स वगैरह वो हमारे निकलते रहेंगे, ठीक है, तो उस चीज़ में हमें मदद मिल जाती है कि हम पीछे फ़्लो चार्ट के अंदर से एरर्स को निकाल के तो उससे जो है वो अपने प्रोग्राम को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी है कि हम प्रोग्राम बनाते हुए एरर आया उसमें फ़्लो चार्ट में हम देखेंगे कि कैसे काम करना था यहाँ से, तो वहाँ वहाँ से देख के हमें गाइडेंस मिल जाएगी कि काम इस तरह से करना था, तो वो उस लिहाज से फिर कोड में चेंजिंग कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि डीबगिंग में हमें फ़ायदा देता है। अच्छा, फिर फ़्लो चार्ट के नुकसानात क्या हैं। अच्छा, एक तो इसका जो नुकसान है वो ये है कि जो बहुत पेचीदा हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, पेचीदा मसले होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स, उनका फ़्लो चार्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम है तो फिर इसमें वो डाटा आगे पीछे जा रहा है, ठीक है, इस तरह यानी डाटा फ्लो ये वो, तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा जो है। दूसरा इसका जो नुकसान है वो ये है कि अगर हमने एक फ़्लो चार्ट बना दिया है, ठीक है, उसमें कोई चीज़ अगर हमने चेंज करनी है, कोई भी दरमियान से कोई चीज़ चेंज करनी है, तो वो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें पूरा फ़्लो चार्ट फिर दोबारा बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको फिर रास्ते दरमियान से हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा चेंजिंगें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमें दोबारा पूरा फ़्लो चार्ट बनाना पड़ता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है।
अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं। ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले 50 नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 ठीक है 50 तक, उनको अगर हमने जमा करना है तो उसको फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फ्लो चार्ट है, ठीक है। जो कोडिंग होती है उससे थोड़ा सा रिलेटेड उन्होंने बनाया हुआ है, तो यानी कि ये फ्लो चार्ट है ठीक है, कोडिंग से रिलेटेड। पहले सबसे स्टार्ट किया तो, लेकिन बेसिकली आप इसका ये है कि अभी कॉन्सेप्ट समझे कि ये फ्लो चार्ट जो है वो उसको किस तरह से बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कोडिंग की जाती है। सबसे पहले क्या किया कि हमने एक वेरिएबल बनाया सम के नाम से, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 रख दी, ठीक है। यानी कि ये सम जो है इसमें क्या है कि हमारा जो आखिरी आंसर होगा वो स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया हमने एन के नाम से, ठीक है। यानी ये जो रेक्टेंगल है इसमें प्रोसेसिंग हम बताते हैं, तो एन की वैल्यू शुरू में 0 रख दी, ठीक है। अब ये एन का भी आगे काम है, ये इसकी ये यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होगा, इसकी आपको ये साथ साथ समझ आएगी कि ये एन जो है ये वेरिएबल क्यों बनाया गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एन इज इक्वल एन प्लस 1 कर दिए, ठीक है। यानी एन की जो भी वैल्यू है उसको उसमें 1 इंक्रीमेंटेशन कर दी जाए, यानी 1 बढ़ा दिया जाए उसको। अगर वो 5 था तो अब वो 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस से ये होता है। उसके बाद अगले स्टेप में प्रोसेसिंग उसने की सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 सम प्लस एन, यानी कि जो फाइनल आंसर है, ठीक है, सम है जो, उसमें क्या है कि जो एन की नई वैल्यू आई है वो उसमें जमा हो जाएगी। यानी कि अगर सम हमारा 50 था, उसमें नई वैल्यू आई है 8, ठीक है, तो वो 50 और 8 जमा होगा 58 बन जाएगा। अब हमारा सम 58 होगा। अच्छा, फिर आगे चलेंगे तो आगे एक डिसीजन है, ठीक है। डिसीजन में अगर वो दरम्यान में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इज़ एन इज़ इक्वल टू 50, ठीक है, क्या एन की वैल्यू 50 हो गई है। शुरू में एन की वैल्यू क्या थी, 0, ये हमने ऊपर बताया था, ठीक है। पहले 0 थी, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 की वजह से 0 प्लस 1 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर वो 1 जो है सब में जमा हो जाएगा। फिर ये डिसीजन आएगा कि अभी तो इसकी एन की वैल्यू 1 है ना, 50 तो नहीं हुई। फिर ऊपर चले जाएंगे हम, इसका मतलब 9 है। फिर हम ऊपर वापस जाएंगे तो वहाँ पे जाके एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 की वजह से पहले जो वैल्यू 1 थी अब वो 2 हो जाएगी, ठीक है। उसमें एक और बढ़ जाएगा, एक नंबर और बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगी। और वो 2 फिर उसके अगले स्टेप में सम के अंदर जमा हो जाएगा। सम जो है वो हमारा क्या था, 1 था, उसमें जो नया 2 है वो भी जमा हुआ, 3 हो गया सम। फिर नीचे जाएंगे, फिर अभी एन की वैल्यू 50 नहीं हुई, अभी तो 2 थी। अब इसलिए फिर वापस जाएंगे और वापस जाके अब हमारी एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। वो फिर आगे आगे सम में जमा होंगी, सम जो कि हमारा 3 था वो 3 + 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह करते करते 50 तक, 1 से लेके 50 तक सारे नंबर एक दूसरे के साथ जमा हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये एक लूप चल रहा है, एक साइकिल है, ठीक है, चक्कर चल रहा है। तो इससे 50 तक सारे नंबर जमा हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब 51 आएगा तो उसी डिसीजन पे वो चेक करेगा कि क्या एन की वैल्यू 50 है, अब तो 51 हो चुकी होगी, ठीक है। तो वो फिर आगे चला जाएगा, ठीक है। जब उसकी वैल्यू यानी कि 51 से पहले जब 50 होगी तब भी वो आगे चला जाएगा, यस हो जाएगा, यानी 50 हो गई है। 51 तक हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि एक एक बढ़ता जा रहा है। तो 50 पे जो है वो क्योंकि यस होगा तो आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, प्रिंट सम, इसको उसने पैरेललोग्राम में लिखा है, ठीक है, क्योंकि आउटपुट और इनपुट को पैरेललोग्राम में लिखते हैं। तो सम जो फाइनल आंसर हमें हासिल हुआ है सब नंबरों को जमा करके उसको अब स्क्रीन पे वो प्रिंट कर देगा, ठीक है, आउटपुट कर देगा यानी। फिर उसके बाद एंड है, ठीक है, हमारा फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम 50 नंबर को जमा कर सकते हैं। ये उसको एक आइडिया है, ठीक है, कि उसका जो प्रोग्राम बनेगा वो किस तरह का होगा। इस डायग्राम से जो है वो हमें कुछ समझ आती है। बेसिकली अभी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग आप सीखोगे फिर आपको पता चलेगा कि प्रोग्राम जो है वो किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, कोडिंग किस तरह होती है। नेक्स्ट है ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। एक नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल जो कि ऐसे होता है कि अगर 3 फैक्टोरियल फाइंड करना हो
ठीक है। इसका एक्सक्लेमेशन मार्क इसके आगे डाला जाता है। तो उसके लिए हमें फिर उसके नीचे सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यानी 3, 2, 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, 8 का निकालना है, 9 का, 13 का, उसके लिए एक जनरल प्रोग्राम अगर हम मतलब है कि बनाएं तो उसका फ्लो चार्ट कैसे होगा। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद एक हमने वेरिएबल बनाया फैक्ट के नाम से, ठीक है, FACT, ठीक है, जिसकी वैल्यू शुरू में हमने क्या है कि 1 रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया n के नाम से, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने 1 रखी है, यानी शुरू में इसकी वैल्यू 1 होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया कि एक इनपुट लिया, ठीक है, नम एक नया वेरिएबल बनाया है जिसके साथ हमने लिखा रीड का मतलब है कि जो यूज़र है, जो प्रोग्राम को इस्तेमाल करेगा, चलाएगा, वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू उसमें डाल देगा, यानी कि वो जो भी वैल्यू डालेगा उसका फैक्टोरियल निकल आएगा। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने इधर लिखी थी 3 फैक्टोरियल, तो ये जो 3 की वैल्यू है ये वो यहाँ पे यूज़र खुद डालेगा, 3 डाल दें या 8 डाल दें, जो भी जिसका वो फैक्टोरियल निकालना चाहता है। इसके बाद हमारा लूप शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि फैक्टोरियल जो एक वेरिएबल बनाया था हमने, इसमें हमने आंसर को असल में स्टोर करना है, ठीक है। जो आखिरी आंसर है इस फैक्ट वेरिएबल के अंदर जाएगा, FACT इसके अंदर। तो इस वेरिएबल में वो कहता है कि n की जो भी इस टाइम वैल्यू है वो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फैक्ट की शुरू में वैल्यू 1 है, n की भी 1 है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। उससे अगले स्टेप के अंदर क्या होगा कि n इज इक्वल n प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि जो n की वैल्यू यानी जो शुरू में 1 है, अब वो उसमें एक और जमा होगा और वो 2 बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब वो 2 बन गया तो वो चेक करेगा कि क्या n इज़ ग्रेटर देन नम, क्या जो n है जो कि अब 2 है वो नम से बड़ा हो चुका है, ठीक है, नम से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो चुकी है। नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू वो वैल्यू है जो कि यूज़र ने अपनी मर्ज़ी की डाली थी, जिसका फैक्टोरियल निकालना, जैसे जो कि इस एग्जांपल के अंदर 3 मैंने रखी थी, ठीक है। अगर वो नहीं होया होगा, ठीक है, तो फिर नो, वापस ऊपर जाएंगे, ये जो एरो जा रहा है, ठीक है, और ऊपर जाके हम फैक्टोरियल के अंदर उस n को मल्टीप्लाई कर देंगे। वो n की वैल्यू अब क्या है, 2 है, 2 को उस फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, अभी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। आगे जाएंगे n के अंदर एक और 1 जमा होगा फिर, ठीक है, यानी कि जो 2 था वो 3 बन जाएगा। फिर नीचे आएंगे, अब वो फिर चेक करेगा क्या n की वैल्यू नम से बड़ी हो चुकी है, यानी कि 3 से बड़ी हो चुकी है। जो हमारी जो मैंने एग्जांपल दी है उसमें 3 रखा था, ठीक है, कि वैसे ही 3 का फैक्टोरियल निकालना है अगर, जो ये लेफ़्ट साइड पे मैंने लिखे। अच्छा, तो अभी नहीं हुई n की वैल्यू, ठीक है, तो फिर ऊपर जाएंगे हम, ठीक है। इस तरह ये साइकिल चलेगा, 3 दफ़ा चलाना, 6 दफ़ा चलाना, जितनी दफ़ा, तो वो आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहेंगी, ठीक है। और इस तरह करते करते क्या होगा कि हमारा फैक्टोरियल जब बन जाएगा, जब n की वैल्यू नम से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जब n की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगर हमने 3 रखा था तो नम को, जब 4 होगी तो 4 क्योंकि ज़्यादा है 3 से, फिर हम आगे चले जाएंगे, ठीक है, यस की तरफ जाएंगे और नीचे क्या है कि प्रिंट कर देंगे फैक्ट को, जो हमारा वेरिएबल फैक्ट है जिसमें आंसर स्टोर हुआ हुआ है, वो फिर हम स्क्रीन पे जो है प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है, आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है अभी ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जिस चीज़ का भी फैक्टोरियल निकालना है ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या है कि हम फ्लो चार्ट यानी कि बनाते हैं कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले, ठीक है, जिससे हमें उसका क्या है कि उसका कॉन्सेप्ट समझ आए कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा। सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।